गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वीडियो के इस पार्ट में कक्षा 12 की हिंदी के काव्य के द्वितीय पाठ आलोक धन्ना द्वारा रचित पतंग नामक शीर्षक की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इस पाठ की व्याख्या पढ़ने से पहले सबसे पहले आलोक धन्ना जो कि इसके रचयिता हैं उनके जीवन परिचय के बारे में संक्षेप में प्रकाश डाल देते हैं। देखिए, आलोक धन्ना जी का जन्म बिहार जिले के मुंगेर नामक स्थान पर 1948 ईस्वी को हुआ था। आलोक धन्ना जी ने बहुत सी छोटी सी अवस्था में ही रचनाएं करने लगे थे और अपनी कुछ गिनी चुनी कविताओं के द्वारा उन्होंने साहित्य जगत में एक लोकप्रियता भी अर्जित कर ली थी। 1972-73 ईस्वी में इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद रहती थीं, ओरल याद कर लेते थे ये लोग, और इस तरह से इन्हें साहित्यिक योगदान के कारण राहुल सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान भी प्रदान किया गया था। आलोक धन्ना जी की जो पहली कविता प्रकाशित हुई थी 1972 ईस्वी में, वह है जनता का आदमी, और उसके बाद इनकी दूसरी रचना भागी हुई लड़कियां और फिर ब्रूनो की बेटियों से भी आलोक धन्ना जी को प्रसिद्धि मिली। यानी सबसे पहली रचना 1972 ईस्वी में जनता का आदमी, उसके बाद भागी हुई लड़कियां और ब्रूनो की बेटियां, इनसे भी इनको प्रसिद्धि मिली। इनका एकमात्र संग्रह है दुनिया रोज बनती है, ये आलोक धन्ना जी का एकमात्र संग्रह है। तो आइए अब हम देखते हैं पतंग की व्याख्या। लेकिन इसकी व्याख्या पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं पतंग नामक शीर्षक की व्याख्या। सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। कवि कह रहा है कि सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया। सावन और भादों का महीना वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, इसको आप जानते हैं। तो इस छंद में कवि ने शरद ऋतु के आगमन के साथ साथ प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं और जो बाल सुलभ चेष्टाएं होती हैं उसका बहुत सुंदर चित्रण किया है। देखिए, यहाँ कवि कह रहा है कि भादों गया। भादों, कवि कहता है कि भादों का महीना समाप्त होते ही सबसे तेज बौछारें गई, सबसे तेज बौछारें भी समाप्त हो गईं। यानी जैसे ही भादों का महीना बीता, तेज वर्षा वाला महीना भादों भी समाप्त हो गया। सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। और भादों यानी वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु अब समाप्त हो गई है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, इसलिए वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आ रही है। तो कवि कहता है कि अब शरद ऋतु का आगमन हो रहा है। शरद ऋतु का जो आगमन है वह खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, वह खरगोश की लाल आँखों जैसा अत्यधिक सुंदर है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद शरद ऋतु जो है वह अपने पुल को पार करते हुए, पुल का मतलब है यहाँ की ऋतु चक्र। जैसे आप देखते ना, वर्षा, शरद, ग्रीष्म, हेमंत, शिशिर, 6 ऋतुएं होती हैं, ये क्रमशः चलती रहती हैं। तो वही शरद ऋतु 1 साल के बाद पुनः अपने ऋतु चक्र रूपी पुलों को पार करता हुआ आ गया है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। ऐसा लगता है कि जैसे यह शरद ऋतु जो है वह अपनी चमकीली साइकिल को तेज तेज चला करके घंटी बजाते हुए जोर जोर से अपनी घंटी को बजाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, और अपने चमकीले इशारों के द्वारा पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। यानी ऐसा लगता है कि ये जो शरद ऋतु है यह अपनी चमकीली साइकिल को तेज चला करके जोर से घंटी बजाते हुए, अच्छा, घंटी हम तब बजाते हैं कि जब भीड़ होती है हमारे सामने। आप देखते होंगे कि कोई जो है जब सड़क सूनी होती है तब घंटियां नहीं बजाता, जब भीड़ होती है तभी हम घंटी या बाइसिकल आदि का हार्न बजाते हैं। तो वही है कि
और शरद ऋतु ऋतु रूपी पुलों को पार करते हुए ऋतु चक्र रूपी, आपने देखा भी पीछे कवि ने कहा है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए। तो ये शरद जो है वह अपनी चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए और घंटियां जोर जोर से बजाते हुए, अर्थात सभी ऋतुओं को अपने रास्ते से हटाते हुए शरद ऋतु जो है वह अपने समय पर आ गई है। और आई है तो क्या कर रही है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। और यह शरद ऋतु जो है वह अपने चमकीले इशारे से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को बुला रही है। आप देखते हैं शरद ऋतु अर्थात जो शीत ऋतु होती है, ठंडी की ऋतु होती है, उसमें ही पतंगे उड़ाई जाती हैं, अन्य ऋतुओं में नहीं उड़ाई जाती हैं। तो इसका मतलब है कि कवि यह कहना चाहता है कि शरद ऋतु के आगमन के साथ ही बच्चे जो हैं वो पतंग उड़ाने के लिए उत्सुक हो गए हैं और वो पतंग उड़ाना प्रारंभ कर दिए हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, इस तरह से। और शरद ऋतु ने आकाश को अत्यधिक कोमल बना दिया है कि जिससे बच्चों की पतंगें ऊपर आसमान तक उड़ सकें। आप देखते हैं कि शरद ऋतु जो है वो वर्षा ऋतु के बाद आती है और वर्षा ऋतु के पहले ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तमाम आंधियाँ चलती हैं, तूफान आते हैं, तो जिससे वायुमंडल जो होता है वो धूल धूसरित रहता है। और जब वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु में वर्षा होने के कारण पूरा वायुमंडल जो ग्रीष्म ऋतु में धूल धूसरित रहता है वह पूरा वातावरण स्वच्छ हो जाता है, आकाश भी चमकीला दिखाई देने लगता है। इसीलिए यहाँ कवि कह रहा है कि आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, अर्थात आकाश से, वातावरण से जो शुद्धियाँ थी वो वर्षा जल के द्वारा नीचे आ गई हैं, जिससे कवि कह रहा है कि आकाश जो है वह अत्यधिक मुलायम हो गया है, जिससे बच्चे जब पतंग उड़ाएं तो उनकी पतंग दूर ऊपर आकाश में उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। कवि कह रहा है कि पतंग जो है वह दुनिया में सबसे हल्की और रंगीन है, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। कवि कह रहा है कि पतंग जिस कागज से बनती है वह कागज सबसे पतला होता है, सबसे हल्का होता है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके और उस पतले कागज और बांस की पतली कमानी को मिला करके एक पतंग का रूप दे दिया जाता है, अर्थात सबसे पतले कागज और बांस की पतली कमानी को मिलाकर पतंग बना दिया जाता है कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। फिर कवि कह रहा है कि इस तरह से बच्चे जो है वो आसमान में पतंगे जब उड़ाते हैं और अपनी पतंगों को आसमान में उड़ता हुआ देख करके और एक दूसरे की पतंगों को कटता हुआ देखकर वह सीटियाँ, किलकारियाँ मारना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात बच्चों की सीटियाँ और किलकारियाँ की ध्वनि चारों तरफ फैल जाती है, पूरे वातावरण में गूंज उठती है। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, और जो बच्चे हैं उनकी जो सुलभ भावनाएं हैं, बाल सुलभ जो भावनाएं हैं, जो उनकी बाल सुलभ चेष्टाएं हैं, वे रंगीन तितलियों के समान हैं। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके नेक्स्ट भाग को लेकर के पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू। लेकिन यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू।